हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर आप सभी का अपने ला क्लासेज में फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वीएनएसएस 2023 की कुछ और महत्वपूर्ण डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं इस सीरीज में जो हम पहली डेफिनेशन आज कवर करेंगे, सेक्शन 2(1) एम में जो दी गई है वो डेफिनेशन किसकी दी गई है? जुडिशियल प्रोसीडिंग की दी गई है। किसकी दी गई है? जुडिशियल प्रोसीडिंग की। इसे हम हिंदी में कहते हैं न्यायिक कार्यवाही। ठीक, कह रहा है इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस taken or may be taken on oath। ठीक, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को हम हिंदी में कहते हैं न्यायिक कार्रवाई है। कह रहा है किसमें शामिल है? ऐसी कोई कार्रवाई इन कोर्स ऑफ विच जिनके अनुक्रम में जो हमारा ये एविडेंस है जो लिया जाता है या लिया जा सकेगा, किस पे? ओथ पे। वो क्या कहलाती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दूं कि आपकी जो पीछे भी डिफिनीशन कवर की गई थी इंक्वायरी की, तो वो क्या है? वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और ट्रायल जो होता है, विचारण, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, जब भी विचारण और ट्रायल स्टार्ट होता है तो उसमें जो भी साक्ष्य लिए जाते हैं गवाहों से या जो गवाहों का बयान लिया जाता है, वो सब क्या है? उससे पहले उनको शपथ दिलवाई जाएगी, फिर उनके कथन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर वो मिथ्या साक्ष्य देंगे तो मिथ्या साक्ष्य देने में, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप उनके ऊपर लग जाएगा और उसका एक अलग मुकदमा उनके ऊपर कायम हो जाएगा। ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग यही है कि इसमें जो भी साक्ष्य लिया जाता है वो शपथ पर लिया जाता है। तो आज हम अगले डिफिनेशन अब देखते हैं जो सेक्शन 2(n) में कवर की गई है। सेक्शन 2(1)(n) में वो क्या है? लोकल ज्यूरिडिक्शन की डेफिनेशन दी गई है। किसकी? लोकल ज्यूरिडिक्शन की। इसे हम कहते हैं हिंदी में स्थानीय अधिकारिता। और यहाँ किसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन बता रहा है? कोर्ट और मजिस्ट्रेट की। ठीक है, कि कोई मजिस्ट्रेट पार्टिकुलर जिस एरिया में अपॉइंट हुआ है तो उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन क्या होगी? वो अपने पावर का यूज कहाँ करेगा जो उसको पावर दी गई है, कोई पावर या सभी पावर। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कोर्ट या मजिस्ट्रेट के रिलेशन में ज्यूरिडिक्शन की। ठीक, इन relation to court or magistrate, the local area determined by the state government। large notification। ठीक, तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट की लोकल एरिया क्या होगी, इसका जो है निर्धारण कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे? नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी कर देगी भाई आपका लोकल ज्यूरिडिक्शन यह है। जो आपको इस संहिता के तहत जो पावर दी जा रही है, सभी पावर या कोई पावर आप अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन में ही यूज करेंगे। तो यही है लोकल ज्यूरिडिक्शन, स्थानीय अधिकारिता। अब अगली डिफिनेशन हम देखेंगे आगे। इसको देखना हो देख लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, फिर देखते हैं ना, इसको मिटाते हैं ना। देखिए, वो जो है हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं जो डिफिनेशन
सेक्शन 2(1)(o) में कवर की गई है, वो किसकी कवर की गई थी? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ ही उसको कवर कर दिए थे, तो आइए हम शॉर्ट में उसको भी बता देते हैं। 2(1)(o) में क्या बताया गया है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी किसी भी पर्सन को बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के ना तो वह अरेस्ट कर सकता है, ना ही वह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल मामलों में, असंज्ञेय अपराध वाले मामलों में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के परमिशन से ही उसको अरेस्ट कर सकता है और मजिस्ट्रेट के परमिशन से ही उनमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, यही था शॉर्ट में हमने बताया। अगली जो डिफिनेशन हम देखेंगे वो क्या है? टी की देखेंगे। सेक्शन 2(1)(t) में क्या दी गई है? नोटिफिकेशन की डिफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2(1)(p) में किसकी डिफिनेशन है भाई? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन्स हम हिंदी में से कहते हैं अधिसूचना। ठीक, तो कह रहा है नोटिफिकेशन माने अधिसूचना जो क्या होती है? प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है। कहाँ? ऑफिशियल गजट में, यानी राजपत्र में, वही नोटिफिकेशन है। यानी सरकार हमारा कोई भी एक्ट करती है तो उसका क्या करती है? नोटिफिकेशन जारी करती है, एक तरह से राजपत्र में उसका प्रकाशन करती है, जिससे आम जनमानस में उसकी जानकारी हो जाए, जिससे सब लोग उसके प्रति अवेयर हो जाए। अभी हाल ही का एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपका जो यही एक्ट है VNSS, VNS, VSA, क्या हुआ था? लागू होने से पहले इनको नोटिफाई किया गया था ना, उनका प्रकाशन किया गया था कि भाई अब से ये क्या होंगे, जो CRPC है उसको रिप्लेस करके हमारे VNSS आ गई है, IPC को रिप्लेस करके VNS आ गई है, और BSA को रिप्लेस करके, सॉरी, एविडेंस को रिप्लेस करके BSA आ गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे? तो नोटिफिकेशन उनका पब्लिश किया गया ताकि आम लोग जान जाए। एक तरह से आप कह लीजिए नोटिफिकेशन माने क्या होता है? गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर होता है, सरकारी अखबार होता है, यानी सरकार का कोई भी ऐसा एक्ट जो करती है तो वो पहले उसका जो है पब्लिकेशन करती है, प्रकाशन करती है। ठीक, तो अगली डिफिनेशन हम देखेंगे ऑफेंस की। सेक्शन 2(1) किसमें दिया गया है? ऑफेंस की। क्यों में क्या डिफिनेशन दी गई है? ऑफेंस को। ऑफेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। ठीक, कह रहा है कि ऐसा कोई भी एक्ट या ओमिशन, ठीक है, एनी एक्ट और ओमिशन एनी एक्ट और ओमिशन विच इज मेड, जिसे बनाया गया है, दंडनीय, पनिशेबल बाय एनी लॉ, किसी विधि द्वारा, विच इज, ऐसे लिख देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग इन फुल, जो उस समय लागू है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कोई भी, आप कोई चाहे आप काम करिए या कोई जो आपका ड्यूटी है करने का उसे आप लोग करिए तो वो भी ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्क या लोग जिसे बनाया गया है क्या? दंडनीय, बाई एनी लॉ, किसी अधिनियम द्वारा, किसी विधि द्वारा। जैसे IPC थी पहले, उसमें अगर आप उसके अगेंस्ट कोई काम करते थे वो भी ऑफेंस था, तो IPC को रिप्लेस करके अब क्या आ गई है? VNS। तो VNS होता है कि ऐसा कोई काम आप करिए जो पनिशेबल बनाया गया था। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, आप चोरी कर रहे हैं तो वो भी क्या है? दंडनीय है। छेड़खानी कर रहे हैं वो भी दंडनीय है। ठीक है, तो और ओमिशन की बात करें तो जो ड्यूटी है आपकी करने की वो ना करें। जैसे कुंभ का मेला लगा हुआ है ना, तो वहां पर क्या होगा? नदी किनारे तटरक्षकों की नियुक्ति होगी। जो तटरक्षक होते हैं, कोस्टल गार्ड वाले जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है।
क्यों होती है? अगर कोई भाई डूब रहा हो तो उसको बचाइए। तो अगर मान लीजिए कोई नदी में डूब रहा है और उनका क्या है, ड्यूटी क्या है, उनकी बचाने की है, और वो बचा नहीं रहे हैं, तो वो भी क्या है, ऑफेंस ही है। ठीक है। और क्या बता रहा है? एंड और और क्या है कि ऐसा कोई भी आप काम करिए जिस जिसके अगेंस्ट आपको जो है, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा सकती हो। जो कैटल ट्रेसपास एक्ट है 1871 का, उसके सेक्शन 20 के तहत क्या की जा सकती है, कंप्लेंट मेड की जा सकती है। तो वो भी क्या है, ऑफेंस है। लिखा है ना बेयर एक्ट में, एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, इसके संदर्भ में कंप्लेंट इज मेड, मेड से तात्पर्य कंप्लेंट किया जा सकता हो। ठीक है। अंडर कैटल माने पशु, ट्रेसपास, कैटल ट्रेसपास माने पशु अत्याचार अधिनियम, कैटल ट्रेसपास एक्ट सेक्शन 20। ठीक है। और ये कब का है आपका, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का है। तो इसके अंडर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, तो वो भी क्या है, ऑफेंस ही है। ठीक। अगले डेफिनेशन हम देखेंगे क्या, पुलिस ऑफिसर की, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो इसको देखना देख लो, फिर मिटाते हैं हम, फिर चलो मिटाते हैं इसे। अभी हम फिर रिवीजन कर देंगे सबकी जितनी भी डेफिनेशन हमने कवर कराया है ओरली। ठीक। क्या है, सेक्शन 21R। ठीक है। सेक्शन 21R में किसकी डेफिनेशन दी गई है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है। थाने का भार साधक अधिकारी। थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा, तो जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है वही होगा। ठीक। अगर ये थाने का भार साधक अधिकारी क्या है, अब्सेंट है, कहाँ से अब्सेंट है भाई, थाने से, फ्रॉम दी स्टेशन हाउस। यदि वह थाने से क्या है, अनुपस्थित है, अब्सेंट है, या अनेबल है बीमारी की वजह से। ठीक। अनेबल है, ठीक, क्यों, क्यों वह बीमार है, अनेबल, इलनेस, या कोई और काज है, काज मीन्स कारण, या कोई अन्य कारण है जिससे वह क्या कर रहा है, जिससे वो अपनी ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अपने कर्तव्य को नहीं कर पा रहा है, तो थाने का भार साधक अधिकारी उस कंडीशन में कौन होगा, हु विल बी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एट दैट कंडीशन व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एब्सेंट हो, या अनेबल है इलनेस की वजह से, या कोई अदर रीजन है जिससे वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो कौन होगा, उसमें कह रहा है कि कोई अदर पर्सन। ठीक है। देख लीजिए, हु इज द नेक्स्ट, उसमें यही ना, हु इज द नेक्स्ट। यहाँ नेक्स्ट तात्पर्य उससे अगला, ऊपर का नहीं, उससे बिलो,
यानी जो थाने का भार साधक अधिकारी हमारा एसएचओ है, उससे बिलो, उससे नीचे का रैंक का, हु इज द नेक्स्ट रैंक ऑफ द पुलिस ऑफिसर, हु इज द नेक्स्ट रैंक ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक, जैसे, लेकिन उसमें आगे ये भी बता रहा है उससे नीचे होगा बट कांस्टेबल से रैंक में एबव होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने कहा ना थाने भार साधक अधिकारी, यहाँ देख लीजिए ये सच्चो है, उससे नीचे का कौन हो गया, एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, सहायक सब इंस्पेक्टर हो गया, एएसआई हो गया। तो ये सब क्या है, उससे रैंक में नीचे है बट कांस्टेबल की रैंक से ऊपर है। तो इनको जो है थाने का भार साधक अधिकारी बनाया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, देखने में टाइम जा रहा है। ठीक, थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा, ये सच्चों से पंक्ति में नीचे लेकिन कांस्टेबल से पंक्ति में ऊपर का होगा। ठीक, या हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन अगर किसी अदर पर्सन को अपॉइंट करती है, यानी राज्य सरकार किसी दूसरे पर्सन से तात्पर्य किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को ऐसा निर्देश देती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस कंडीशन में उसे थाने का भार साधक अधिकारी समझा जाएगा। ठीक है, तो यही था थाने का भार साधक अधिकारी। मैं अब सारी डिफिनेशन एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, तो आज हमने देखा किसकी डिफिनेशन, पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग की। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, ऐसी कोई कार्रवाई जिनमें जो है एविडेंस किस पे लिया जाता है, ओथ पे लिया जाता है, ये है जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसके बाद हमने क्या डेफिनेशन देखा, लोकल एरिया, किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट की लोकल एरिया क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी मजिस्ट्रेट या कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, ये डिसाइड करती है। फिर हमने डेफिनेशन देखा किसकी, क्यू की। क्यू में क्या बताया गया, ऑफेंस टू वन, क्यू में किसकी डेफिनेशन दी गई है, ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स अपराध। कह रहा है ऐसा कोई कार्य या लोग जो क्या है जिसे दंडनीय बनाया गया है, वो क्या है, अपराध है। जिसे दंडनीय बनाया गया है तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा, अगर उस समय कोई लागू अधिनियम है उसके तहत किसी एक्ट या ओमिशन को प्रोहिबिटेड किया गया, मना किया गया है, तो वैसे एक्ट आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, अपराध करेंगे। यह कह रहा है जो कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का है, उसके सेक्शन 20 के तहत आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिसके लिए आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, तो भी आप ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, या देखिए यहाँ पॉइंट मिस कर रहे थे हम, बीएनएस जो है उसमें, बीएनएस जो है हमारा भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करके आई है, उसमें जो ऑफेंस की डिफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 224 में बताया गया है। ठीक है, और पहले आईपीसी में 40 में बताई गई थी। और फिर अगली डेफिनेशन हम देखें, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा, तो नॉर्मली जो थाने का भार साधक अधिकारी है वही होता है। अगर वह बीमारी के कारण, ठीक, या किसी वजह से थाने से एब्सेंट है, या बीमारी के कारण, या और कोई रीजनेबल युक्त कारण है जिससे वह अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में क्या हो जा रहा है, अनेबल हो जा रहा है, असमर्थ हो जा रहा है, तो थाने का भार साधक अधिकारी उस कंडीशन में किसे माना जाएगा, तो कह रहा है कि हु इज द नेक्स्ट इन रैंक, यानी जो उससे रैंक में नीचे का होगा बट एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होगा, तो वो होगा थाने का भार साधक अधिकारी। या हमारी स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को बाय डायरेक्शन या निर्देश द्वारा बताती है कि ये होंगे थाने का भार साधक अधिकारी, तो वो होगा थाने के भार साधक अधिकारी। तो ये डेफिनेशन आज हमने कवर किया। फिर हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में जो रिमेनिंग डेफिनेशन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।